देखो ना, कैलकुलेट करके देखो रहा, यहां पे हमारे पास दो रॉड है, ईच रॉड का मास m है, लेंथ कितनी है, l है, और जो भी दो रॉड हैं इन दोनों रॉड को मिला के हमने इस तरह से एक टी सेक्शन फॉर्म किया। तो हमारे पास दो रॉड है, दोनों रॉड को मिला के हमने एक टी सेक्शन फॉर्म किया है, और ये टी सेक्शन अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो बताना है इस टी सेक्शन का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। क्या स्विंग कर रहा है कि स्विंग नहीं कर रहा ना? किया स्विंग? चल, कितना है? अबे ये एक्सिस है, जो भी एक्सिस है वो प्लेन पे कैसी है, परपेंडिकुलर है। बताओ यहां पे दो रॉड है कि नहीं है, ये हो गई रॉड 1 और ये हो गई रॉड 2। बताओ रॉड 1 किसके अबाउट रोटेट कर रही है? अभी किसके अबाउट, एंड के अबाउट। अबे ये रॉड अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करी तो ये एंड है कि नहीं है? और अगर कोई रॉड अपने एंड के अबाउट रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/3 प्लस। अब बताओ इस रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना है? अब कैसे कैलकुलेट करें, यहां पे तुम एक और एक्सिस इमेजिन करो। बताओ ये एक्सिस कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से। अब अगर तुम यहां पे एक एक्सिस लोगे और एक एक्सिस तुम यहां पे लोगे, बताओ ये दोनों एक्सिस पैरेलल हुई कि नहीं पैरेलल हुई? तो अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? और ध्यान है ये सेंटर ऑफ मास है, तो अब बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ml²/12 प्लस। अब इसका इसके अबाउट कैलकुलेट करना है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना। अब चेक करो वहां पे आई की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। कितना आ रहा है? कितना, 17 ml² देखो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर देखो फिर से कैलकुलेट करो यहां पे जरा, दो रॉड है, दोनों रॉड का मास मास दिया है m, लेंथ l। अब इन दोनों रॉड को मिला के हमने फिर से यहां पे इस तरह का एक L सेक्शन फॉर्म किया। जो दो रॉड है, दो रॉड को वेल्ड करके हमने इस तरह से एक L सेक्शन फॉर्म कर दिया, और ये L सेक्शन अब अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो जो भी एक्सिस है वो प्लेन पे कैसी है, परपेंडिकुलर है। बताना है इस एक्सिस के अबाउट इस L सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। अब क्वेश्चन बताओ अगेन, यहां पे दो रॉड है कि नहीं है?
ये हो जाएगी तुम्हारी वहां पे रॉड 1 और ये हो जाएगी तुम्हारी वहां पे रॉड 2। कितना है आंसर अब? 2ml²/3। बोलो और किसी का सॉल्व हुआ? अगेन यहां पे 2 रॉड है कि नहीं है? सबसे पहले तो ये रॉड किसके अबाउट रोटेट कर रही है? ये जो रॉड है अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, और एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वो होता है ml²/3 प्लस, अब क्या करोगे? अब इस रॉड का हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। अब बताओ, इसके अबाउट अगर मालूम है तो इसके अबाउट हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अरे गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला है, जिन दो एक्सिस की हम बात कर रहे हैं ये दोनों एक्सिस पैरेलल जरूर है, लेकिन इनमें से कोई भी एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है क्या? नहीं। तो अब हमें कौन सी एक्सिस इमेजिन करनी पड़ेगी? यहां पे एक एक्सिस इमेजिन करनी पड़ेगी जो कहां से पास कर रही है? तो ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अब बताओ, ये एक्सिस और ये एक्सिस अब पैरेलल है कि नहीं? इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस l/2 है। ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √l² प्लस l²/4। तो अब मुझे अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी होगी तो हम यूज करेंगे ml²/12 प्लस, वहां पे क्या हो जाएगा? m × d²। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी l√5/2। तो अगले स्टेप में हो जाएगा m l√5/2 का होल स्क्वायर। चेक करो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आई की वैल्यू? 5m, कितना? 5ml²/3। चेक करो इतना बन रहा है क्या? 5ml²/3। आया कि नहीं समझ में? जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो थ्योरम जब यूज करोगे तो एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, और उनमें से एक एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। क्लियर है इतना? अच्छा, कैलकुलेट करके देखो यार। यहां पे जैसे मान लो यहां पे एक रॉड है, अभी अगर इस रॉड की बात करें तो रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ कितनी है? l। और ये जो रॉड है, ये रॉड अभी अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो अभी अगर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करोगे तो वो ml²/12 होगा कि नहीं होगा वहां पे? अब इमेजिन करो कि ये जो रॉड है, इस रॉड को हमने बीच से फोल्ड कर दिया। कितने एंगल पे? चलो एंगल का कुछ फर्क पड़ेगा क्या, देखते हैं अभी अपन। जो भी रॉड है, रॉड को हमने बीच से क्या कर दिया? बेंड कर दिया। अब फिर से क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अगेन इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। बताओ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? भाई पहले ml²/12 था,
इस एक्सिस के अबाउट पहले ml²/12 था, अगर रॉड को हम इस तरह से बेंड कर दें तो अब न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? चेंज होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से। तो यहां पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन पहले था वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन अब होगा क्या? नहीं, एक्सिस से डिस्टेंस वेरी कर जाएगा। अब बताओ, ये जो फोल्डेड सेक्शन है या फोल्डेड रॉड है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? कितना? अभी क्या है, इसको हम फिर से दो रॉड नहीं मान सकते क्या? भाई ये दो रॉड हो गई, ईच रॉड का मास कितना होगा? m/2, लेंथ कितनी? बताओ, हर जो रॉड रहेगी वो अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रही नहीं रोटेट कर रही है? तो अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा m, फिर क्या था? ml²/3। एक रॉड का ये होगा कि नहीं होगा? और दूसरे का तो इंटू 2 से वहां पे हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें वहां पे। तो चेक करो आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे। कुछ नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? तुम बताओ भाई, एक्सिस तो मेरी ऐसी है ना। लिख लिया इतना? कितना है? ml² आ रहा है इतना? सेम आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। रब करें फिर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट लिखो वहां पे, हेडिंग डालो वहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखो, जब भी हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे तो यहां पे ये थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? ये थ्योरम एप्लीकेबल है फॉर 3 एक्सिस। लेकिन जिन 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं वो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये थ्योरम कब अप्लाई करेंगे? ये थ्योरम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास 3 एक्सिस होगी, लेकिन तीनों ही एक्सिस कैसी होगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, जिन 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं ये तीनों एक्सिस पास करनी चाहिए सेम पॉइंट से। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। जब भी हम बात करेंगे तो 3 एक्सिस के लिए थ्योरम एप्लीकेबल है, लेकिन जिन 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं वो तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में मेरी जेड एक्सिस थी कि नहीं थी वहां पे? अच्छा, तीनों एक्सिस की बात करें तो तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास कर रही नहीं पास कर रही है, और तीनों एक्सिस म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। फिर देखो वहां पे, एक तो हमने क्या बोला, 3 एक्सिस की बात करेंगे, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, तीनों एक्सिस सेम पॉइंट से पास करेगी। अच्छा, पैरेलल एक्सिस में हम 2 एक्सिस की बात करते थे, लेकिन दोनों एक्सिस सेम पॉइंट से पास करती थी क्या? अलग अलग पॉइंट से पास करती थी, और उनमें से एक एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए? यहां पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं हो सकता है वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे, या हो सकता है कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से पास ना करे। तो ऐसा यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास होना ही चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट लिखो यहां पे, ये थ्योरम
किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ये थ्योरम एप्लीकेबल है प्लेन लैमिना के लिए। जो भी थ्योरम है ये थ्योरम एप्लीकेबल है प्लेन लैमिना के लिए। प्लेन लैमिना का मतलब होता है टू डायमेंशनल बॉडीज। जब हम प्लेन लैमिना की बात कर रहे हैं तो प्लेन लैमिना वहां पे क्या होती है? टू डायमेंशनल बॉडी होती है। अब जैसे देखो, अगर मैं यहां पे इस रिमोट की बात करूं तो इसके कितने डायमेंशन है? लेंथ है, विड्थ है, और साथ में क्या है? थिकनेस है। तीनों चीजें कि नहीं है? लेकिन अगर मैं यहां पे तुमसे बोलता हूं कि ये अगर मेरी लैमिनेट है, तो ये जो व्हाइट कलर की लैमिनेट है उसके कितने डायमेंशन है भाई? जो 3 कहां से दिख रहे हैं? ये लैमिनेट, पूरे बोर्ड की नहीं बात कर रहा हूं। लैमिनेट क्या होता है? अरे माइका जो शीट है, तो जो माइका की शीट है उसकी लेंथ है, विड्थ है, लेकिन उसकी थिकनेस है क्या? तो कैसी बॉडी है? टू डायमेंशनल बॉडी है। जैसे अगर बोल रहा हूं कि ये पेज है, तो ये पेज कैसी बॉडी हुई? टू डायमेंशनल। इसकी लेंथ है, विड्थ है, इसकी कोई थिकनेस है क्या? तो ये थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी? ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी जब वहां पे हम बात कर रहे होंगे किसके लिए? लैमिनर बॉडीज के लिए। अच्छा, अब ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम बोलती है, ये एक्सिस कैसी थी? जेड एक्सिस परपेंडिकुलर थी। अच्छा, एक्स और वाई एक्सिस सेम प्लेन में लाई कर रही है क्या? एक्स और वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक्सिस सेम प्लेन में है कि नहीं है? तो ये थ्योरम क्या डिफाइन करती है कि z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसका सम होता है? वो होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई जेड जेड का मतलब होता है जेड जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसका सम होगा? वो होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। जब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की बात करते हैं तो ये दोनों किसमें होने चाहिए? ये दोनों हमारी एक्सिस सेम प्लेन में होनी चाहिए। एक्स और वाई अगर सेम प्लेन में है और जेड क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो आई जेड किसके बराबर होगा? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के। रब करूं मैं इतना? चलो अब देखो, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे हम शो कर रहे हैं एक लैमिनर बॉडी, यहां पे एक टू डायमेंशनल बॉडी है, और ये जो टू डायमेंशनल बॉडी है ना, यहां कहीं हमने ओरिजिन मार्क कर दिया, यहां पे हमने शो करी एक्स एक्सिस, यहां पे हमने शो करी वाई एक्सिस। तो ये टू डायमेंशनल बॉडी है जहां पे हमने ये एक्स शो किया है और ये तुम्हारा वहां पे क्या शो किया है? वाई। अब देखो, यहां कहीं एक पार्टिकल मार्क करो, इस पार्टिकल का मास m1। बताओ इसका कुछ कोऑर्डिनेट भी होगा कि नहीं होगा? और इसका कोऑर्डिनेट हो गया वहां पे x1 y1। अच्छा, x1 की बात करें तो x1 यहां पे ये डिस्टेंस कितना है? y1। ये डिस्टेंस x1। अच्छा, जिस तरह से हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया है जिसका मास m1 है, वैसे यहां पे इस बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, अब इमेजिन करो कि ये जो लैमिनर बॉडी है, ये लैमिनर बॉडी x के अबाउट रोटेट कर रही है। ये जो लैमिनर बॉडी है ये x के अबाउट रोटेट कर रही है। अब बताओ, ये अगर x के अबाउट रोटेट करेगी तो ये जो m1 मास होगा वो कितने डिस्टेंस पर रोटेट करेगा? y1 पे। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसके अबाउट? तो अगर पहला पार्टिकल मैंने कंसीडर किया तो उसका m1 x1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अगर दूसरा पार्टिकल लेंगे तो नहीं, m1 y1 स्क्वायर। अच्छा, दूसरा पार्टिकल लेंगे तो m2 y2 स्क्वायर टिल हो जाएगा mn yn स्क्वायर होगा। अच्छा, अब इसी केस में इमेजिन करो कि ये जो लैमिनर बॉडी है ये y के अबाउट रोटेट कर रही है। अब बताओ, y के अबाउट अगर बॉडी रोटेट करेगी तो ये पार्टिकल चक्कर लगाएगा?
कितने डिस्टेंस पर रोटेट करेगा, x1 पे। तो अगर मुझे y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो उसको हम लिखेंगे m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर टिल mn xn स्क्वायर। देखो ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे यहां पे? अच्छा, अब यहां पे एक चीज और देखो जरा, ये डिस्टेंस हमने कितना लिया x1, ये डिस्टेंस y1, ये डिस्टेंस मान लो वहां पे r1 है। तो r1 जो रहेगा, r1 की वैल्यू हम यही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? अच्छा, सिमिलरली अगर r2 होगा तो r2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी? rn की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, अंडर रूट xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम स्केलर की तरह ट्रीट करते ही नहीं ट्रीट करते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो जरा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने जा रहे हैं। अब ऐड करने जाओगे तो चेक करना, पहली इक्वेशन, पहली जो इक्वेशन बनेगी m1 x1 स्क्वायर प्लस दूसरा क्या होगा, m2 कॉमन ले लोगे तो m2 वहां पे क्या होगा, m2 हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस टिल क्या होगा, टिल हो जाएगा mn xn स्क्वायर। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, अब लेफ्ट वाली टर्म तो हो गई ixx प्लस iyy, राइट वाली टर्म क्या होगी, m1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्या दे देगा वहां पे, r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल क्या हो जाएगा, mn rn स्क्वायर। देखो इतना है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब ये बताओ, ये जो m1 पार्टिकल है, ये जो m1 पार्टिकल है अगर z के अबाउट रोटेट करता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाता भाई? इस एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, r1, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है m1 r1 स्क्वायर। दूसरे का क्या लिखते हैं हम, m2 r2 स्क्वायर। तो ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है, बताओ उसको हम i z z लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? तो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि i z z किसके बराबर, i x x प्लस i y y के बराबर होगा वहां पर। लिखा इतना, बस ये ध्यान रखना है तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं और x और y हमारी क्या है, सेम प्लेन में होनी चाहिए। तो x और y सेम प्लेन में होगी और तीसरी एक्सिस उस प्लेन के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब जैसे देखो वहां पे, अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है, r है। तो हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का मास m, डिस्क का रेडियस कितना, r। अब यहां पे एक एक्सिस इमेजिन करो, बताओ ये एक्सिस डायमेट्रिकल एक्सिस है कि नहीं है? अब मैं बोल रहा हूं कि इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क हमारा रोटेट कर रहा है, तो जो भी डिस्क है ये डिस्क हमारा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो भी डिस्क है, अब ये डिस्क डायमीटर के अबाउट क्या कर रहा है, ध्यान है ये एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही, नहीं पास कर रही है। अब इस एक्सिस को तुम बोल दो x। अच्छा, यहां पे अगर तुमने x लिया है तो इसके परपेंडिकुलर ये y होगा कि नहीं होगा? अब बताओ x और y सेम प्लेन में है कि नहीं है? यहां पे एक और एक्सिस इमेजिन करो, ये कौन सी हो गई, z। तो अब तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, अब तुम इक्वेशन लिखोगे i z z
किसके बराबर, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर। लिखो नहीं लिखोगे इतना। अच्छा, ये जो कंप्लीट डिस्क होती है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो आई जेड जेड मालूम है, तो अब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाय 2 किसके बराबर, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर। लिख सकते नहीं सकते। अच्छा, फिर देखो वहां पे ये मेरे पास एक डिस्क है। अब देख के बताओ तुम मुझे कि ये डिस्क अगर x के अबाउट रोटेट करती है या फिर ये डिस्क y के अबाउट रोटेट करती है, बताओ क्या चेंज आएगा। जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन x के अबाउट मिलेगा वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन y के अबाउट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन x के अबाउट मिल रहा है वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन y के अबाउट है कि नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, y के अबाउट हो जाएगा। अब आई एक्स एक्स अगर आई वाई वाई के बराबर है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ, और ये रिजल्ट ध्यान रखना है, क्या रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर कोई डिस्क डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाय 4। देखो है कि नहीं है। तो डिस्क अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी तो हमें सीधे आंसर क्या यूज करना है, एम आर स्क्वायर बाय 4। अब इसी चीज में चेंज करके देखो जरा, डिस्क की जगह अगर यहां पे रिंग होता तो क्या चेंज आता। डिस्क की जगह अगर हम रिंग को रोटेट कराते तो क्या चेंज आता। भाई यहां पे एम आर स्क्वायर होता कि नहीं होता, यहां पे एम आर स्क्वायर होता, फिर यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे हो जाता है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो डिस्क जब डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी तो एम आर स्क्वायर बाय 4, रिंग अगर रोटेट करेगी तो एम आर स्क्वायर बाय 2। आया इतना समझ में। रब करूं, फिर से देखो, यहां पे हम शो कर रहे हैं रिंग, रिंग का मास m, रिंग का रेडियस कितना है r। तो रिंग का मास m, रिंग का रेडियस कितना r, और ये रिंग अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हमारे पास एक रिंग है, रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। बताओ ये एक्सिस रिंग पे टेंजेंशियल है कि नहीं है। तो बेसिकली ये रिंग एक टेंजेंट के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो चेक करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। अभी जो हमने रिजल्ट डिराइव करें वो यूज करना है। कितना
अबे यहाँ पे एक एक्सिस इमेजिन कर सकते हो नहीं इमेजिन कर सकते हो? बताओ ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। अच्छा, कोई भी रिंग अगर सेंटर ऑफ मास के, कोई भी रिंग अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने कितना निकाला? mr²/2 है। अब बताओ ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, इनमें से एक एक्सिस पास कर रही है सेंटर ऑफ मास से, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? r। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो हो जाएगा I = ICM। तो ये हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²। तो अब चेक कर लो वहां पे जो भी I रहेगा, I की वैल्यू हो जाएगी 3/2 mr²। आ रहा है इतना? फिर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। नेक्स्ट डायग्राम में शो कर रहे हैं हम इस तरह से एक स्क्वायर शीट। तो यहां पे लिखो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एक स्क्वायर शीट की। तो यहां पे हम शो कर रहे हैं स्क्वायर शीट। इसको हम बोल रहे हैं एक्सिस 1, इसको हमने बोला है एक्सिस 1, इसको हम बोल रहे हैं एक्सिस 2। अब इसको हम बोल रहे हैं एक्सिस 3। बताओ ऐसी कितनी एक्सिस हो गई वहां पे? 4 एक्सिस हो गई कि नहीं हो गई? अबे हाँ या ना? अच्छा, अब ये बताओ मुझे ये एक्सिस कौन सी है? मान लो, अगर मान लेते हैं कि ये स्क्वायर शीट किस प्लेन में है? अगर एक्स वाई में है तो ये कौन सी एक्सिस हो गई? तो मान लो ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि जेड एक्सिस के अबाउट इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ये क्वेश्चन है बोल रहा है कि यहां से अगर हम कोई z एक्सिस पास कराते हैं तो z एक्सिस के अबाउट इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I है। अब 4 ऑप्शन दिए और बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या गिवन है? पहला ऑप्शन गिवन है I1 + I2। I1 का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1, I2 का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 2। नेक्स्ट रिजल्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट रिजल्ट बोल रहा है I3 + I4 I के बराबर। फिर नेक्स्ट रिजल्ट बोल रहा है I1 + I4 I के बराबर। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है अब बताना है यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है। ना, ऐसा कहां बोला मल्टीपल? क्यों ऑल ऑफ दीज है? स्क्वायर के साइज सभी साइज एंगल लेंगे। हाँ, सेम आता है। देखो सबसे पहले तो ये चेक करो किस किस को हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं एक्सिस को। जैसे मान लो अगर तुमने अभी इसको x पकड़ा, ये अगर तुमने x पकड़ा तो ये क्या हो गया? तो ये x ये y मान लिया। तब बताओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग I किसके बराबर होना चाहिए? फिर I वहां पे
I1, चेक करो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बनेगा ही नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मान लो मैंने इसको एक्स एक्सिस पकड़ा, 4 वाले को एक्स एक्सिस पकड़ा, तो 3 वाला वाई एक्सिस होगा कि नहीं होगा? डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है 4 और 3 भी क्या है? परपेंडिकुलर है। और इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है? z। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उससे अगर पकड़ोगे तो फिर अगेन रिजल्ट क्या लिखोगे? i किसके बराबर होगा? i, अब यहां पे I4 देखो है कि नहीं यहां पे? तो अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करें तो i एक तो I1 प्लस I2 के बराबर होगा, दूसरा I3 प्लस I4 के बराबर होगा। लेकिन अब देखो सिमेट्री से, सिमेट्री से हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री से हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर शीट है, अब ये बताओ ये जो स्क्वायर शीट है, ये स्क्वायर शीट 1 के अबाउट रोटेट करे, ये स्क्वायर शीट 1 के अबाउट रोटेट करे या फिर 2 के अबाउट रोटेट करे? बताओ मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन 1 के अबाउट मिलता है, बताओ वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन 2 के अबाउट मिले या नहीं मिलेगा? इसका मतलब है कि I1 I2 के इक्वल है कि नहीं? अच्छा, I1 I2 के इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या देगी? ये इक्वेशन देगी I इक्वल्स टू, तो I1 किसके बराबर, और ये वैल्यू I2 की भी होगी कि नहीं होगी? तो I2 I1 सेम है और ये I/2 के बराबर है कि नहीं? अच्छा, सिमिलरली देखो यार, ये जो स्क्वायर सेक्शन है, ये स्क्वायर शीट 3 के अबाउट रोटेट करें या फिर ये रोटेट करे किसके अबाउट? बताओ मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? जैसा मास यहां पे 3 के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसा ही 4 के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? तो अब तुम क्या लिखोगे यहां पे? अब तुम यहां पे ये बोलोगे नहीं बोलोगे 3 और 4 परपेंडिकुलर थे, तो फिर तुम बोलोगे I4 इक्वल्स टू I3 है कि नहीं? I3 I4 के इक्वल है, तो अगले स्टेप में I किसके बराबर आ गया? I3 I4 को इक्वल करो तो ट्वाइस ऑफ I3, तो I3 कितना निकल के आ गया? और यही हमारा I4 भी है कि नहीं है वहां पे? तो I3 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू क्या हो गया? I/2। देखो हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ इन सभी रिजल्ट से हमें क्या मिल गया? ये सभी रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं कि I1 I2 I3 सबकी वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है? और ये किसके बराबर है? तो ये इक्वेशन तो हमें किसके अकॉर्डिंग सही दिख रही है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। लेकिन किसी भी वैल्यू को हम ऐड करेंगे I1 प्लस I4 I/2 प्लस I/2, ये भी सही देगा कि नहीं देगा? इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा यहां पे ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है IIT का, बहुत पुराना, देखो कि चेक करोगे 84 85 ऐसे कुछ ईयर में है क्वेश्चन ये IIT का। एटीज में या 90s में है क्वेश्चन ये। और ये चीज ध्यान रखना है, स्क्वायर में किसी भी एक्सिस के अबाउट लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या मिल रहा है? सेम। 1 के अबाउट लें, 2 के अबाउट लें, 4 के अबाउट लें, सबके अबाउट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। अच्छा ये तो I1 कितना होता है वैसे अगर तुम देखोगे तो? इस एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलता है? ml² बाय 12।
इसके अबाउट भी। अच्छा, कोई अगर z के अबाउट पूछेगा तो क्या बोलोगे? तो फिर आई जेड जेड किसके बराबर होगा? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो उसको हम ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। तो ये क्या बन गया? एम एल स्क्वायर बाय 6। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रखो मैं इसको। हो गया ना इतना? अब देखो यूज करके देखो जरा, यहां पे हम एक लेटर यूज कर रहे हैं। अब देखो किसको रॉड मान रहे हैं हम, यहाँ पे कितनी रॉड है? तो देखो यहाँ पे एक रॉड, दो, तो इनको रॉड मानना है यहाँ पे। अब ऐसे अगर काउंट करोगे तो ये जो लेटर है पूरा, ये पूरा लेटर अपनी इस एक्सिस के अबाउट अच्छा, अब कैलकुलेट कर पाओगे कितनी रॉड है? ये अगर एक रॉड होगी तो ये दूसरी रॉड होगी कि नहीं होगी वहां पे? तो कैलकुलेट करो कितनी होगी। 1 2 3 4 5, फिर यहां पे 6 7 8 9 10। सही है ना? तो क्वेश्चन में कितनी रॉड्स दी हुई है? तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में टोटल 32 रॉड्स लग रही हैं। ईच रॉड का मास m है, लेंथ कितनी है? l है। और ये जो पूरा वर्ड है, इस पूरे वर्ड को हमने क्या कर दिया? वेल्ड कर दिया। किसी रॉड पे लाके हमने वेल्ड कर दिया। अब इसको हम इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। तो बताना है अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना।
कितना है? ये तो कितनी रॉड एंड के अबाउट रोटेट कर रही है? बोलो, कितनी रॉड यहां पे एंड के अबाउट रोटेट कर रही है? फर्स्ट रॉड एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, फिफ्थ, थर्ड, सिक्स्थ, सेवन, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21 वाली रॉड, 22, 25 वाली रॉड, 26, 29, 31। तो ये जो रॉड के नंबर हैं, ये रॉड बताओ अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रही नहीं रोटेट कर रही है? कितनी रॉड है? हाँ, एक रॉड का कितना होता है? एक रॉड का एंड के अबाउट होता है ml²/3। अब ऐसी कितनी रॉड है? 18। गलत तो नहीं बोल रहा है? ठीक है। अच्छा, कितनी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा? जो एक्सिस पे हैं ये सभी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा? ऐसी कितनी रॉड है? 1, 2, 3, 4, 5। है इतना? अच्छा, अब यहां पे एक एक्सिस इमेजिन करो जरा, यहां पे एक एक्सिस इमेजिन करो। बताओ ये एक्सिस कहां से पास कर रही है? रॉड 2 के। ये जो एक्सिस है बताओ रॉड 2 के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 0। अब बताओ ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है? तो अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो लिखोगे 0 प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो रिजल्ट तुम वहां पे लिखोगे 0 प्लस वहां पे हो जाएगा कितना? ml²। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब बताओ यहां पे जब तुम लिखोगे 0 प्लस ml², तो ऐसी कितनी रॉड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब इसको सॉल्व कर लो और चेक कर लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है। कितना? 15 ml²। चेक करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? लिखा इतना? फिर देखो नेक्स्ट, देखो वहां पे हमारे पास एक डिस्क का पार्ट है। हमारे पास एक डिस्क का पार्ट है, डिस्क का मास m है, रेडियस कितना r है, और ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री। तो यहां पे हम क्या शो कर रहे हैं? यहां पे हम शो कर रहे हैं पार्ट ऑफ अ डिस्क। तो हमारे पास एक डिस्क का वहां पे क्या है? पार्ट है, जिसका मास m, रेडियस कितना है? r है। अब ये जो डिस्क का पार्ट है, ये डिस्क का पार्ट अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। बताओ ये एक्सिस कैसी है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो हमें बताना है कि ये डिस्क का पार्ट अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ना, कि किसी पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्क का कितना, अगर हम कंप्लीट डिस्क की बात करें तो कंप्लीट डिस्क को ऐसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया होगा जब ये पार्ट बनेगा? 6 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि ऐसे अगर हम यहां पे 5 पार्ट और ऐड कर दें, बताओ ऐसे अगर मैं डिस्क के यहां पे 5 पार्ट और ऐड कर दूं, बताओ ये कंप्लीट डिस्क बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अच्छा, कंप्लीट डिस्क का अपनी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? कंप्लीट डिस्क का
तो कंप्लीट डिस्क की अगर बात करोगे, एक का मास m है कि नहीं है? अब ऐसे कितने मास है? 6 ना। तो अब क्या लिखोगे वहां पे? m r²/2। बताओ ये कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि नहीं होगा? 6m r²/2। अच्छा, अब सिमेट्री से बताओ जरा, अगर तुम्हारे पास एक पार्ट ऐसा है, बताओ ये पार्ट अगर अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इस पार्ट का मिलेगा, वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसी दूसरे पार्ट का ही मिलेगा नहीं मिलेगा इस एक्सिस के अबाउट? तो सिमेट्री से हम क्या बोल सकते हैं कि हर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए? सेम। तो एक के लिए क्या करोगे? ये तो 6 पार्ट का है, तो एक के लिए 1/6 कर दोगे। 1/6 करोगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? फॉर्मूला निकल के आ जाएगा mr²/2। तो देखो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है? रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट का होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट का होता है। कंप्लीट का क्या होता है वैसे? mr²/2। वहां पे मास था कंप्लीट डिस्क का, तो पार्ट का भी क्या निकल के आ गया? तो जो कंप्लीट का होगा वही इसके क्या होगा? पार्ट का होगा। वहां पे आया था समझ में? फिर देखो, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास यहां पे एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, हमारे पास यहां पे एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है? r है। अब देखो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, और ये सेमी सर्कुलर डिस्क अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? अच्छा, कंप्लीट का कितना होता है? mr²/4। अबे कंप्लीट का mr²/4 होता है, तो मैंने क्या बोला? जो कंप्लीट का होगा वही क्या होगा? उसके पार्ट का भी होगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सॉल्व करने का तरीका होगा कि हम एक और पार्ट ऐसा क्या कर दें, बताओ, पूरी डिस्क कंप्लीट हो गई जिसका मास कितना? m r²। अब बताओ कंप्लीट डिस्क अगर अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी तो यही फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? 2m r²/4। हाँ, किसका? अबे कहां से आएगा? क्या कंप्लीट डिस्क का डायमीटर के अबाउट क्या होता है? mr²/4। mr²/2 तो परपेंडिकुलर के लिए था। अच्छा, अब बताओ किसी भी पार्ट की अगर हम बात करेंगे, अगर हम किसी पार्ट की बात करें तो जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे वाले पार्ट का होगा वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाले पार्ट का भी होगा कि नहीं होगा? तो ये कंप्लीट का है कि नहीं है? हमें तो एक पार्ट का चाहिए, तो इसको क्या करें? तो 2 से 2 वहां पे कैंसिल आउट होगा और जो भी आई रहेगा वो निकल के आएगा mr²/4। और ये क्वेश्चन आ चुका है, तुम देखो ना जेई में 2001-2002 का क्वेश्चन है कि वहां पे पार्ट दिया रहता है और उस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है। लिखा है इतना? अच्छा, अब एक और करके देखो। वहां पे मान लो हमारे पास इस तरह से ट्रायंगुलर शीट है, ये सेक्शन नहीं है, यहां पे हम शो कर रहे हैं एक ट्रायंगुलर शीट, और ये जो ट्रायंगुलर शीट है उसके इस साइड की लेंथ a, ये लेंथ भी, तो जो भी ट्रायंगुलर शीट है इसका मास m ले लेना। तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर शीट है, और बताओ ये ट्रायंगुलर शीट आइसोसलेस है कि नहीं? कितना दिया है मास? m। ये जो ट्रायंगुलर शीट है
वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। बताओ ये एक्सिस कैसी है? तो ये ट्रायंगुलर शीट इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली ये किसी का पार्ट है कि नहीं है? करो, कैसे करोगे आप? क्या? हाँ, 90 का नहीं होता तो कुछ एंगल में नहीं शो करता फिर। ऐसे हम कितनी शीटें और लगा दें? तीन। तीन लगा दो तो क्या बन जाएगा? तो यहां पे इस तरह से एक शीट और लगाओ, एक शीट ऐसी लगाओ, तो उससे कुछ काम नहीं बनेगा ना मेरा। स्क्वायर का मुझे रिजल्ट मालूम है। अगर मैंने यहां पे ऐसी तीन शीट लगा दी तो एक स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, हमें ये मालूम ही नहीं मालूम कि कंप्लीट स्क्वायर का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाय 6। याद ही नहीं याद है? अब बताओ यहां पे मास कितना है? मास 4m है कि नहीं है? अब साइड की लेंथ कितनी है? ये ए, ये ए √2 है कि नहीं है वहां पे? तो यहां पे हो जाएगा m, बताओ ये कंप्लीट का है कि नहीं है? अगर हम कंप्लीट की बात करेंगे तो मास 4m, साइड की लेंथ a√2 और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं तो वो था ml² बाय 6। देखो इतना है कि नहीं है? अच्छा, अब सिमेट्री से देख के बताओ, इस एक्सिस के अबाउट अगर कोई रोटेट करेगा कोई भी पार्ट, तो जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहां मिलेगा वैसा ही यहां मिलेगा, वैसा ही यहां पे मिलेगा, वैसा ही। बताओ हर एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट किसी भी पार्ट का देखोगे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि नहीं सेम है? तो किसी भी पार्ट की बात करें सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ही नहीं सेम होगा? हमें तो एक पार्ट का कैलकुलेट करना है, तो एक पार्ट के लिए क्या करेंगे? इनटू। तो बताओ वैल्यू कितनी आ गई? I = ma²। यहां पे √2 है, उसका स्क्वायर। तो चेक करो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ma² बाय 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा ma² बाय 3। लिखा है इतना? क्यों नहीं आया? साइड की लेंथ अलग है, वहां पे a था, यहां पे क्या है? a√2। भाई करेगा क्या होगा? m a√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, वही बनेगा नहीं बनेगा? ma² बाय 3। लिख लिया ना इतना? फिर देखो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। हमारे पास यहां पे एक डिस्क है,
तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहां पे डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है r। अच्छा, यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं इसके सेंटर को x एक्सिस, यहां पे y एक्सिस। अच्छा, डिस्क की बात कर रहे हैं तो मास तो पूरी जगह प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? इस पूरे रीजन में मास हमारा वहां पे क्या है, प्रेजेंट है। अब ये बताओ, ये कंप्लीट डिस्क अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, बताओ ये एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता वो होता m r स्क्वायर बाय 2। देखो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं है, mr स्क्वायर बाय 2। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, इस डिस्क में अब हम एक कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस थी, ये हमारी क्या थी, वाई एक्सिस थी। और अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्क में हम एक कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, जो कैविटी हमने क्रिएट करी है, उसका रेडियस कितना है, r/3। तो कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट डिस्क में यहां पे हमने क्या करी है, कैविटी क्रिएट करी है। और जैसे ही कैविटी क्रिएट करोगे, बताओ केवल इतने ही पोर्शन में मास रहेगा कि नहीं रहेगा वहां पे? अब मैं अगर पूछता हूं कि ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसको हम इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, बताओ यही कि नहीं है वहां पे? अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराओगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां मिला था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां मिलेगा क्या? नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो मास यहां पे ज्यादा था, यहां पे कम हुआ कि नहीं कम हुआ? तो मास अगर यहां पे कम हुआ तो यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो mr स्क्वायर बाय 2 से कम होगा कि नहीं कम होगा? अब अगर इस पोर्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मान लो I डैश है, तो I डैश को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? अगर हमें I डैश कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो मास नहीं है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी लिख दो वहां पे, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास रिमूव्ड। देखो है कि नहीं है, जो मास हमने हटा दिया है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करें, बताओ यहां पे पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो पहले कैलकुलेट कर लो सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है मास अपॉन, बताओ ये मास पर यूनिट एरिया है कि नहीं? अब सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि जो पोर्शन हमने हटाया, बताओ हमने इतना पोर्शन हटाया कि नहीं हटाया? इसका रेडियस कितना था? अच्छा, इसका मास अब क्या होगा? इसका मास अगर मैंने कैलकुलेट किया m डैश, तो m डैश क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू, तो m डैश सिग्मा की जगह पुट करो m अपॉन
पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 9। तो जो मास हमने हटाया वो m/9 का है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब जो मास नहीं है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम होना चाहिए, नहीं होना मालूम? जो मास नहीं है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए। किसके अबाउट मालूम होना चाहिए? इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम क्या करेंगे, जो मास हमने हटाया सबसे पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। बताओ ये एक्सिस कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। कितना होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो ये हो जाएगा m डैश। बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था कि नहीं था? पुट कर दो वहां पे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? m डैश की जगह m/9। तो बोलो कितना बन गया? mr², 9 इंटू 9, 81 इंटू 2, 160। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? जो पार्ट हमने हटाया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। लेकिन ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहिए क्या? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बताओ ये सेंटर ऑफ मास है और ये एक्सिस पैरेलल है कि नहीं? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? अब r कैसे होगा? r-r/3 होगा। तो चेक करो ये 2r/3 है कि नहीं है? तो मान लो इस एक्सिस के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I डबल डैश। तो I डबल डैश क्या होगा? I डबल डैश हो जाएगा ICM प्लस m डैश इंटू, तो जो मास नहीं है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो इसको हमने बोला है I डबल डैश। तो चेक करो I डबल डैश की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा mr²/162 प्लस m डैश का मतलब m/9, ये हो जाएगा 4r²/, चेक करो जरा I डबल डैश कितना? I डबल डैश किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? कैविटी वाले मास का। किसके अबाउट? उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कितना? mr²/, चेक करो 18 आ रहा है। तो ये हो गया mr²/18। अब क्या करोगे? कंप्लीट में से जो मास नहीं है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब क्या करना है? तो यहां पे अगर तुम I डैश कैलकुलेट करने जा रहे हो तो कंप्लीट का कितना था? mr²/2 माइनस कितना? चेक कर लेना सही कैलकुलेट किया है कि नहीं कैलकुलेट किया तुमने वहां पे। सही कैलकुलेट किया है क्या? 81 2 9 mr²/162 बना होगा ना? आ रहा है इतना? अब चेक कर लो वैल्यू कितनी आ रही सॉल्व करने पे। 4mr²/, इतना सबको क्लियर नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 से 4 बार IIT JEE में पूछा गया है ना? केवल मास को चेंज कर दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखोगे 2002, 2003 में, फिर 2019 में भी है। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है वहाँ पे।
सॉल्व करने का तरीका क्या है, कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जो मास नहीं है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वहां पे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है इतना? और जो लास्ट टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो हेडिंग डालो वहां पे, और वो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ जेई मेंस में इस पे भी क्वेश्चन आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन पे भी। अब देखो क्वेश्चन कैसे, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, मान लो ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, हमारे पास यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है, और जो सॉलिड स्फीयर है उसका मास m है, रेडियस कितना है, r है। अब बताओ ये सॉलिड स्फीयर अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा? अगर कोई सॉलिड स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो चेक करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था। वहां पे याद है इस तरह से हमने एक एक्सिस इमेजिन करी थी, तो 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr² था। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 7mr²/5। चेक करो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं है, 7mr²/5। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7mr²/5 है, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ना, जो हमने कैसी इमेजिन करी है, टेंजेंशियल। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है कि इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे इसको हम एक पॉइंट मास की तरह इमेजिन करें। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है कि जो भी मास है उसको हमें किसकी तरह कंसीडर करना है, पार्टिकल की तरह कंसीडर करना है। अब उस पार्टिकल को कितने डिस्टेंस पे लाके हम रोटेट कराएं जिससे कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिले। समझ में? रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब यह है कि जो भी सिस्टम दिया है उस सिस्टम को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करो। अब उस पार्टिकल को हम एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर रोटेट कराएं जिससे कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब दोनों को यहां पे क्या कर दो, इक्वेट कर दो। बताओ दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, r√। तो यही हमारा वहां पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। पूरी बॉडी को अगर हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वो पॉइंट मास कितने डिस्टेंस पे होगा जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या मिले, सेम मिले। लिख लेना और क्या, जो समझाई। हाँ, क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन को, क्या 2 मिनट, हाँ क्या, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, हाँ ऐसा बोला मैंने, क्या रेडियस, रेडियस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये तो, रेडियस कौन है, मस्ट बी रोटेटेड। डेफिनेशन में से कभी आता है क्या मस्ट, इस तरह का वर्ड कोई, क्या क्या व्हेन रोटेटेड, लिख लोगे नहीं लिख लोगे डेफिनेशन,
क्या लिखेंगे? मैंने क्या समझाया? पूरे सिस्टम को अगर हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो इस पॉइंट मास को हम कितने डिस्टेंस पे लाके मूव कराएं जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या मिले? तो क्या होगी डेफिनेशन? हम हाँ, विच रोटेट्स अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पागल हो गए क्या? हाँ, तो क्या देख के बोलेगा? नोटबुक में कहाँ से लिख लिया? कहाँ से लिख ली? कहाँ से पहले से लिख ली? हाँ, क्या? हाँ, तो तेरे को समझ में आया? क्या समझ में आया? मुझे नहीं, वो तो ठीक है, तेरे को समझ में आ गया ना, तो बढ़िया है फिर। मुझे तो नहीं समझ में आया तूने बोला। देख लेना डेफिनेशन क्या है ना? देखो जरा, मान लो हमारे पास ऐसे, देखो अपन लोग 3 डिस्क को वेल्ड कर सकते ही नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 3 डिस्क है और 3 डिस्क को हमने इस तरह से लाके वेल्ड किया है। तो लिखो यहां पे बोल रहा है 3 डिस्क, ईच डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है? r है। तो हमारे पास 3 डिस्क है, हर डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है? r है। अच्छा, इसको अगर ज्वाइन करें तो ज्योमेट्री किसकी बनेगी? अबे ट्राइंगल भी कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल ना। तो हमने क्या किया, 3 डिस्क ली और तीनों डिस्क को लाके बताओ इस तरह से हम वेल्ड कर सकते नहीं कर सकते? तो तीनों डिस्क को हमने अब इस तरह से क्या किया? वेल्ड किया। और वेल्ड करने के बाद इस पूरे सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा है। तो 3 डिस्क है, तीनों डिस्क को हमने इस तरह से वेल्ड किया, अब इसको इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। अब बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन कितना? अब वहां पे बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन कितना? लिख लो वहां पे डेफिनेशन अगर लिखना है तो। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस is the effective distance, is the effective distance from this axis. Radius of gyration of a body about an axis is the effective distance from this axis where the whole mass can be assumed, where the whole mass can be assumed to be concentrated so that the moment of inertia remains the same. Radius of gyration of a body is, radius of gyration of a body about an axis is the effective distance from this axis where the whole mass can be assumed to be concentrated so that the moment of inertia remains the same. अब बताओ इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? पहले बताओ मुझे, ये डिस्क किसके अबाउट रोटेट कर रही है? अबे डायमीटर के अबाउट। ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? डायमीटर के अबाउट। यहां पे एक और एक्सिस इमेजिन करो, कहां से पास कर रही है? अबे सेंटर ऑफ मास है कि नहीं है?
तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे, अब कैलकुलेट करोगे एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, बताओ। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरे के लिए डबल करेंगे नहीं डबल करेंगे, अब चेक करो कितना है। चलो लास्ट क्वेश्चन ही खैर, कितना होगा समझ में आया? एक डिस्क का डायमीटर के अबाउट, दूसरे का एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस यहां पे एम आर स्क्वायर इंटू 2, कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 11 एम आर स्क्वायर बाय 2। अब क्या करना है अगले स्टेप में? अगले स्टेप में अब क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे मास को रोटेट कराएं। बताओ पूरा मास कितना बन गया? एम एम एम, टोटल मास कितना? 3m। तो इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे 3m मास को हम रोटेट कराएं जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिले? तो इस I को हम किसके बराबर लिखेंगे? 3m इंटू, अब चेक करो K की वैल्यू हो जाएगी r√। तो ये ध्यान रखना, जब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे तो मास को ध्यान रखना है कि मास को हमें क्या लेना है, पूरे सिस्टम का मास वहां पे लिया जाएगा। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना कैलकुलेशन, आ रहा है इतना? तो बस यहीं पे कंप्लीट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।